हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम एनटेट 2024 के पेपर का सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको 1 to 20 पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, जोड़ियां बनाना है। लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से। तो फैक्चुअल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग वंस ऑन प्रैक्टिस, कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग, रिफ्लेक्शन, एनालिसिस, मेमोरी और एप्लीकेशन। हिंदी से पढ़ लेते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न। तथ्यात्मक प्रश्न या फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे फैक्ट रहते हैं। किसी भी डिसीज के कितने टाइप हैं? जैसे आयुर्वेदा में देखें तो अर्श के टाइप, सुश्रुत के 6 हैं, चरक के 2 हैं। मतलब फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमें मेमोरी के आधार पर याद रखना पड़ता है, स्मृति के आधार पर, है ना। तथ्यात्मक प्रश्न को हमें स्मृति के आधार पर याद रखना होता है। प्रयोग आधारित, तो देखिए कितना मैच कर रहा है। प्रयोग आधारित अनुप्रयोग पर, तो सेकंड का फोर्थ हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे याद रखेंगे? एप्लीकेशन पर, मतलब आपने कोई चीज प्रैक्टिकली किया है, उसको अप्लाई किया है, तभी आप उसको याद रख पाएंगे। क्वेश्चनिंग वन वन प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन और एनालिसिस, स्व अभ्यासों के विषय में प्रश्न करना। तो कैसे करेंगे? चिंतन के आधार पर, है ना। आपने कुछ अभ्यास किए हैं, उसके बारे में आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तभी आपको वो चीजें याद आएंगी। सादृश्यता या विषमता, तो विश्लेषण, इसको इंग्लिश में समझेंगे कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग। कैसे? एनालिसिस, आप एनालिसिस करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, तभी आपको वो चीजें याद रहेंगी, है ना। तो इसका आंसर हमारा होगा फोर्थ नंबर का। ठीक है, एकदम पढ़ के समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगर आपको प्रयोग आधारित अनुप्रयोग याद है ना, तो बी का चौथा होगा। तो बी का चौथा यहाँ पे 2 है ना। तो एक आपको देख लेना है, ए का कौन सा होगा, स्मृति वाला थर्ड होगा, तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन है, विच फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन और टीचर एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली, है ना। ऐसी एबिलिटी जो टीचर में होनी चाहिए, जो कि ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस है किसी शिक्षक की प्रभावी शिक्षण की योग्यता पर, निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभाव डालता है। मतलब एक टीचर आपको कैसे इफेक्टिवली पढ़ा सकता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होना चाहिए जो आपको अच्छे से पढ़ा सके। कक्षा में छात्रों की संख्या, इस पर डिपेंड करता है क्या टीचिंग? बिल्कुल नहीं। कक्षा में चाहे 100 छात्र हों, चाहे 10 छात्र हों, टीचर को जो नॉलेज है वही तो पढ़ा पाएगा। शिक्षक का विषयगत ज्ञान और शिक्षा शास्त्रीय कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक टीचर को सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसकी पढ़ाने की स्किल अच्छी है, तभी वो टीचिंग प्रभावी हो सकती है। आपके पास कितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेस क्यों ना हो, कुछ एक्सेस वगैरह आपके पास क्यों ना हो, है ना, उनका कोई विधि का उपयोग करके आप अच्छे से नहीं पढ़ा सकते जब तक आपके पास नॉलेज ना हो। ठीक है। सपोर्ट एंड कॉपरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, आपके पास कितना भी स्टाफ क्यों ना हो, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप अच्छा नहीं पढ़ा सकते। तो सबसे अच्छा क्वालिटी सेकंड नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 23 है लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या करती है? इम्प्रूव द रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट स्किल ऑफ द स्टूडेंट। अगर आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया टीचिंग मेथड में। क्या होता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? जैसे आपको एक टास्क दिया, आपको एक पेपर, मान लीजिए एवीएन के ऊपर आपको क्या करना है, एक रिसर्च करना है। आपको कितनी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने पड़ेंगे, रिसर्च पेपर देखने पड़ेंगे, आर्टिकल देखने पड़ेंगे। तो आपने उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, इसके अंदर आपके इसके द्वारा आपके अंदर आर्गुमेंटेशन स्किल डेवलप होगी, है ना। क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज यूज टू अचीव हायर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी, इसमें आप अपना दिमाग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों ऑप्शन सही है ना, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जजमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग। तो देखिए
मनोवैज्ञानिक गुण, बुद्धि का मनोवैज्ञानिक गुण की बात कर रहा है ना, नॉर्मल मानसिक गुण की बात नहीं कर रहा। मतलब इसमें कुछ साइंटिफिकली भी होना चाहिए। तो तर्क करना, दिमाग लगाते हम इसमें, आंकड़ा या निर्णय करना, समझना, दिमाग लगाते, पर अनुभव में कोई नहीं लगाते। अनुभव करना, उसको फील करना, तो फीलिंग एक मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ओवर रिलायंस ऑन रिटन कम्युनिकेशन कैन लीड टू टू मच ऑफ पेपर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। लिखित संप्रेषण पर अत्यधिक विश्वास किसी भी संगठन में कागजी कार्य को अति की तरफ अग्रसर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस विथ अवर एक्शन और विथ अवर बॉडी गेस्चर। मैंने आपको पढ़ाया था वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम कोई भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब बोलते नहीं है, बस हमारे बॉडी पोस्चर से समझ में आ जाता है, जैसे हाथों का मूवमेंट करना, है ना, कोई एक्सप्रेशन देना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी बॉडी से पता चलता है, इसमें हम कोई शब्द नहीं उच्चारण करते। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। कथन दोनों सत्य हैं, पर एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। तो 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड नंबर का सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन इन करेक्ट सीक्वेंस। है ना, दिए गए भावात्मक क्षेत्र के स्तरों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त हुआ, है ना, तो फर्स्ट नंबर पर हमें कोई चीज प्राप्त हुई तो हमने उस पर रिस्पॉन्स दिया, है ना, क्या हो गया, हमने उस पर प्रतिक्रिया दी। अब प्रतिक्रिया देने, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट मिला, हमने कोई पेपर पब्लिश किया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाला आया, हमने उसको प्राप्त कर लिया, प्रतिक्रिया में हमने साइन करके दे दिया, फिर इसको ओपन करके देखा, मूल्यांकन किया भाई, है ना, क्या क्या है, कैसे कैसे हमने पब्लिश किया, वो सारी चीजें हमने उसमें देखी। उसके बाद क्या करेंगे, व्यवस्थित तरीके से घर पे रख लेंगे, और उसके बाद वैल्यू कॉम्प्लेक्स की वैल्यू क्या है ये समझेंगे। इस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू याद करा दिया मैंने, केवल रटने के पर्पज से, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग, है ना। तो इसमें आपका आंसर थर्ड नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। 27 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। कौन सा ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म का फायदा नहीं है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, स्व प्रगति अनुसार अधिगम, है ना, इसको ही पढ़ लेंगे। क्या है सेल्फ पेस्ड लर्निंग, क्या होता है, आप खुद ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। एक्सेस टू ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटीज, है ना, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उसमें कई कम्युनिटी ऐड हो सकती, मतलब आप ग्लोबली उसको क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें फिजिकल इंटरेक्शन होता है क्या, एक टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, उसमें क्या फिजिकली आप उसको वहां देख पा रहे हैं, ऑनलाइन ही देख पा रहे हैं ना, तो ये चीज उसमें नहीं होती है। एक्सेस टू डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेस ना, तो सारी चीजें इसमें रहती, बस ये चीजें एब्सेंट रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक लिस्ट को दूसरे से मैच करना था, बहुत सिंपल, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया का यूनिट क्या है, किसके द्वारा आप कर सकते हैं, मीडिया, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा आप कर सकते हैं प्रचार प्रसार। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बैरियर हो गया, मतलब कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हुई है, तो इनकम्प्लीट मैसेज हो गया। कितना अच्छे से समझ में आ रहा है ना। फंक्शन ऑफ मास मीडिया, क्या फंक्शन है मास मीडिया का, सोशलाइजिंग पीपल, ना, सभी को सोशल रूप से संदेश पहुंचाना। और नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसका, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है, शोर शराबा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 28 का आंसर आपका 4 नंबर का सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमने असेसमेंट के टाइप पढ़े थे, है ना, जो न्यू सिलेबस आया था उसमें कुछ पॉइंट ऐड हुए थे, उसमें हमने ये आपको न्यू सिलेबस वाले पॉइंट में पढ़ाया हुआ है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की प्रक्रिया को त्वरित करता है ना। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है
वो क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाता है। जबकि सुमेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये आउटकम को फाइंड करता है, ज्यों का त्यों बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। दोनों कथन अलग हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट अलग है, सुमेटिव असेसमेंट अलग है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बस कथन दोनों सही हैं। आपका आंसर सेकेंड नंबर का सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अकॉर्डिंग टू लीगन्स विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट ट्रेनर, एडल्ट ट्रेनर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल हु आर टू बी हेल्प इन लर्निंग, उन व्यक्तियों के लिए सम्मान जिनकी अधिगम के लिए मदद करनी है, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। एक्टिवली एंगेजिंग पीपल इन द लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रणाली व्यक्तियों की सक्रिय संलग्नता को बढ़ाना, ये भी होना चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, उनको प्रोवाइड करना है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करना है जो कि लर्निंग में हेल्प करता है। टीचिंग बाय वे ऑफ फोर्सफुल प्रेशर, आपको टीचिंग फोर्सफुल प्रेशर के साथ नहीं कराना है, डर के साथ नहीं कराना, तो एकदम स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है कि ये लक्षण नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, देयर मे बी सम स्टूडेंट हु ऑलवेज आस्क यू टू रिपीट what you said or go slower as they come from a different language background. Such students typically enjoy harassing the teacher. मतलब कुछ स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भाषा नहीं समझ में आ रही है, बार बार आपको बोलते हैं कि इसको फिर से समझा दीजिए, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाइए। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे छात्र आपको परेशान करने में विशेष आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है ना। कथन ए तो सही है पर आर सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे छात्र इसलिए आपसे बार बार पूछते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि उनकी भाषा आपसे मैच नहीं करती होगी, या उनको कोई भी चीज थोड़ा धीरे समझ में आती होगी, इसीलिए आपसे बार बार पूछते हैं, ना कि आपको परेशान करने के पर्पज से। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लिस्ट को मैच करना है। देखिए, पिछली बार 2024 में ये पेपर पहली बार हुआ था, तो पहले हमारे ऐप पर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं थे, रीजनिंग और जोड़ियां वाला क्वेश्चन नहीं थे, पर इस बार हमने सारे क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इंश्योर रियल टाइम कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट ग्रुप एंड इंस्ट्रक्टर, online diary now gaining interest for educational purpose, allow freedom in creation and in editing and enhancement by others, an effective medium to distribute auditory and visual course material to student। बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। ओके, ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर सही थे, मतलब एक ऑप्शन के दो चीजें सही थी, इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 33 है, एडल्ट लर्नर ब्रिंग प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द लर्निंग सिचुएशन। कोई भी लर्निंग सिचुएशन जब होती है तो कुछ एडल्ट लर्नर ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही थोड़ा बहुत नॉलेज होता है किसी भी सिचुएशन के लिए, है ना। मैनी एडल्ट लर्नर मूव लेटरली इन देयर कैरियर टू लर्न न्यू स्किल। कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो अपना जो पुराना नॉलेज है उसको एक साइड रख के कुछ नई स्किल को सीखना चाहते हैं, कुछ नए नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अधिगम परिस्थिति में प्रौढ़ शिक्षार्थी पूर्ववर्ती जानकारी और अनुभव लाते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत से प्रौढ़ शिक्षार्थी अपने पेशे में पार्श्विक प्रवर्तन करते हैं ताकि वे नए कौशल को सीख सकें और अपने वर्तमान पेशे संबंधित उभरते क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सेकंड सही है, क्योंकि दोनों चीज एक दूसरे से अलग हैं, बाकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट एक्सप्रेस द डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। हिंदी से बिल्कुल समझ में आ रहा है। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विषयों के विस्तृत उद्देश्य को कौन व्यक्त करता है? तो पाठ्यक्रम उद्गम के उद्देश्य ही व्यक्त करेंगे ना, पाठ्यक्रम में यही व्यक्त करेगा, बाकी सारी चीजें अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन पेडागोजिकल प्रैक्टिस लर्नर आर पैसिव रेसिपिएंट इन लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही है, पेडागोजिकल जो प्रैक्टिस होती है उसमें जो लर्नर होते हैं वो पैसिव रेसिपिएंट होते हैं,
In pedagogical practice, the teacher is expected to take the full responsibility. हाँ बिल्कुल, टीचर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर व्हाट हैपन इन टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। तो शिक्षा शास्त्र की पद्धतियों में शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। शिक्षा शास्त्र की पद्धतियों में यह अपेक्षित है कि शिक्षक शिक्षण अधिगम संपादन में जो भी होता है उसका संपूर्ण दायित्व लेगा। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 36 नंबर का है, सम ऑफ द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर है। यूज ऑफ जारगॉन्स एंड स्लैंग्स, मतलब अनाप शनाप या अपभाषा का प्रयोग संप्रेषण में या कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये चीज अच्छी नहीं है ना, खराब है। ठीक है। दूसरा, सरल वाक्य रचना अच्छी चीज है, जल्दी समझ में आएगी। रूढ़िबद्धता खराब चीज है, एक ही चीज से एक ही तरीके से आप पढ़ाई करा रहे हैं, सबको नहीं समझ में आएगा। विघ्न रूपी संवेग नहीं होना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, है ना। इसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो ए सी और डी। ए सी और डी क्या है, ये कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाएंगी। 37 नंबर का क्वेश्चन है, वाइगोस्की assume that every function in a child cultural development appears twice, है ना। इसी से रिलेटेड अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है, यहीं से सॉल्व हो जाता है वो। इंटर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एंड देन इंट्रा साइकोलॉजिकल, बिकॉज ऑल द हायर फंक्शन ओरिजिनेट एज एक्चुअल रिलेशन बिटवीन ह्यूमन इंडिविजुअल। वाइगोस्की की धारणा के अनुसार बच्चे की सांस्कृतिक बुद्धि में हर कार्य दो बार दिखता है, प्रथम अंतर मनोवैज्ञानिक और उसके बाद अंतरा मनोवैज्ञानिक, है ना। क्योंकि सभी उच्च कार्यों की उत्पत्ति मानवों में वास्तविक व्यक्तिगत संबंधों से होती है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लॉरेन एंडरसन रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया था टू मेक इट मोर रिलेवेंट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ 21 सेंचुरी। बिल्कुल सही है। दिस रिवीजन वाज कॉल्ड टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। एक बार और पढ़ सकते हैं। लॉरेन एंडरसन ने ब्लूम के वर्गीकरण को 21वीं शताब्दी के छात्रों तथा शिक्षकों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए संशोधित किया। इस संशोधन को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन के लिए वर्गीकरण कहा गया है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लर्निंग। अभी मैंने आपको बताया था, चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन एंड डू लर्न टू लैंग्वेज एट अ टाइम। कोई भी बच्चा एक साथ दो भाषाओं को सीख सकता है एक समय में, है ना। तो आंसर आपका बी नंबर का सही होगा। ठीक है, मतलब ये सही है, तो बी कहां पर है, थर्ड नंबर पे है। क्लियर है। क्वेश्चन लास्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। वही चीज है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए, टीचर कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लास होना चाहिए, टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट होना चाहिए टीचर का स्टूडेंट के साथ, कैसे, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया। ये क्या, इससे तो डीपी वगैरह ही देख सकते हैं, घूमने जाने की पिक्चर देख सकते हैं, इसमें क्या कम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो डी नंबर का सही नहीं है, ए बी सी एकदम सही है। ठीक है, तो आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, जो लोग एनटेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।